तो हेलो स्टूडेंट, कैसे हैं आप सब। चलिए देखिए, कल जो हम लोगों ने लेसन पढ़ा था, आपका पोम जो पढ़ा था, हाउ द लीव्स आर फॉलिंग फास्ट, क्लास 12 का बिहार बोर्ड का इंग्लिश का तीसरा पोम जो था, उसका मैं आज ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन लेकर आ गया हूं। कल के वीडियो में मैंने इस लेसन को कवि के साथ, पोएट के साथ, W.H. ऑडेन साहब के साथ कविता को भी मैंने लाइन बाय लाइन आपको बता दिया है और कल ही मैंने उसको बताया। आशा करता हूं कि आपने उसको देखा होगा। अब हम लोग आज इस वीडियो में उस लेसन का जो है ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन जितना संभव हो सकता है वह मैंने बनाने का प्रयास किया और मैंने बनाया है। तो चलिए आइए शुरू करते हैं और देखते हैं कि क्या है, कितना ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन इस लेसन से। ठीक, हेडिंग जैसे कि आप देख सकते हैं, बिहार बोर्ड आपका क्लास 12 इंग्लिश पोएम नंबर 3, नाउ द लीव्स आर फॉलिंग फास्ट। और क्या है तो ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन। तो आपके सामने रहा पहला क्वेश्चन, ये रहा। देखिए कह रहा है, कैसा मैंने फोटो भी लगाने का प्रयास किया है कि जब बिल्कुल अच्छा लगे थोड़ा सा देखने में। कह रहा है कि हु हैज कंपोज द पोएम, इस पोएम को किसने कंपोज किया, कौन सा पोएम को, नाउ द लीव्स आर फॉलिंग फास्ट। ठीक है, अब पत्ते तेजी से गिर रहे हैं। देखिए पेपर आपका यहाँ पर दृश्य में भी दिख रहा है, ठीक है, फोटो में। तो इसको किसने लिखा है, जॉन डॉन, वाल्ट व्हिटमैन, W.H. ऑडेन और आपका जो है जॉन कीट। तो इसका जो सही आंसर आपका हो जाएगा वो हो जाएगा आपका C.W.H. ऑडेन, जिनका पूरा नाम होता है आपका विस्टेन हॉग एडन। ठीक है, ऑडेन। तो ये हो गया इसका सी आंसर, सही आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं, आपका दूसरा क्वेश्चन कह रहा है कि ये देखिए W.H. ऑडेन साहब का ये तस्वीर है, पिक मैंने लगाने का प्रयास किया है कि व्हेन वाज W.H. ऑडेन बॉर्न, मतलब W.H. ऑडेन साहब का जन्म कब हुआ था। आपका 1904, 1905, 1906, 1907। राइट आंसर इज आपका जो हो जाएगा वो डी, 1907 इज द राइट आंसर, 1907। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन आपका हो गया तीसरा नंबर। तीसरा क्वेश्चन कह रहा है कि आपका W.H. ऑडेन ऑन द पुलिट्जर प्राइज। देखिए यहाँ पर टी मिसिंग हो गया है, पुलिट्जर प्राइज होगा। ठीक है, आपका बुक में दिया गया है, इसका वर्ड होता है PULITZER। ठीक है, पुलिट्जर प्राइज। ठीक है, प्राइज को इनको कब मिला था आपका। तो कह रहा है कि आपका ये 1948 में, 1947 में, 1947, 1950, दो बार 1947 1947 हो गया। कोई बात नहीं है, रॉन्ग आंसर है तो कुछ भी हो। ठीक है, तो इसका सही आंसर आपका हो जाएगा ए नंबर, 1948। 1948 में इनको जो था आपका पुलिट्जर प्राइज मिला था। ठीक है, 1948 में। अब कह रहे हैं नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं आपका। नेक्स्ट क्वेश्चन चौथा नंबर कह रहा है कि फॉर विच बुक डिड ही विन द, देखिए यहाँ सही मैंने लिखने का प्रयास किया है आपका पुलिट्जर प्राइज। ठीक है, ये आपको इनको किस वर्क के लिए, किस बुक के लिए इनको मिला था 1948 में। द ओरिएटर्स के लिए, द एज ऑफ एंग्जाइटी के लिए, द डांस ऑफ डेथ और स्पेन। तो राइट आंसर आपका जो हो जाएगा वो हो जाएगा बी, द एज ऑफ एंग्जाइटी। देखिए यही बुक है जिसको मैंने यहाँ पर पिक लगाया है, इसी बुक के लिए इनको जो था आपका यह पुलिट्जर प्राइज इनको मिला था। तो सही आंसर आपका हो जाएगा बी, द एज ऑफ एंग्जाइटी। नेक्स्ट क्वेश्चन पांचवा नंबर, फॉर हुम वॉज पोएट्री ए सीरियस गेम। किसके लिए जो था वह पोएट्री जो था एक सीरियस गेम था, मतलब सीरियस गेम की तरह वो लेते थे, एज ए पोएट्री को सीरियस गेम वह बूझते थे। ठीक है, तो कौन थे वो व्यक्ति, W.H. ऑडेन थे, वाल्ट व्हिटमैन थे, जॉन डॉन थे या शेक्सपियर थे। तो सही आंसर आपका हो जाएगा ए, W.H. ऑडेन। नेक्स्ट क्वेश्चन 6 नंबर कह रहा है कि व्हेन डिड W.H. ऑडेन लिव इंग्लैंड। वो इसमें हम लोगों ने पढ़ा उनके बारे में, जहाँ दिया गया है कि वो इंग्लैंड जो था वह इंग्लैंड आपका कब छोड़े थे। ठीक ना, इसमें आपका जो कवि का परिचय दिया गया है उसमें पढ़िएगा ठीक से, आपको पता चलेगा कि वो इंग्लैंड छोड़कर और दूसरी जगह यूनाइटेड स्टेट्स में जो थे वो आपका सेटल्ड हो गए थे। तो वही तिथि पूछ रहा है कि कब वह आपका सेटल्ड हुए थे। ठीक है, तो क्या आपका 1939 होगा, क्या 1940 होगा, 1941 होगा, 1942 होगा। तो राइट आंसर जो हो जाएगा वो हो जाएगा आपका 1939, 1939 इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन 7वां नंबर कह रहा है कि W.H. ऑडेन्स वर्क इज डिवाइडेड इनटू, डिवाइड कर दिया गया था इनके वर्क को, जितने भी इन्होंने लिखा इनको डिवाइड कर दिया गया था। तो कितने ग्रुप में डिवाइड किया गया था।
ब्रिटिश फेज में, अमेरिकन फेज में, या बोथ में, या नॉन में। तो सही आंसर इसका सी हो जाएगा, बोथ में। इनका एक फेज को, इनके वर्क को ब्रिटिश फेज में बांटा गया, एक को अमेरिकन कहा गया। मतलब कुल मिला के इनके वर्क को 2 फेज में बांटा गया। 2 फेज में क्यों बांटा गया, कैसे बांटा गया? क्योंकि पहले जो थे ये इंग्लैंड में थे, उसके बाद 1939 में यानी कि 1939 में ये जाकर अमेरिका में सेट हो गए। तो जब इंग्लैंड में थे तो इंग्लैंड में लिखे तो उस वर्क को ब्रिटिश फेज कहा गया, और जब अमेरिका में जाकर सेट हो गया तो उस फेज को आपका अमेरिकन फेज कहा गया। तो वही कह रहा है कि इनके वर्क को कितने फेजों में डिवाइड किया गया। तो 2 कौन कौन? तो ब्रिटिश फेज, अमेरिकन फेज। तो राइट आंसर सी बोथ होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका 8वां नंबर कह रहा है कि न्यू ईयर लेटर्स, ये एक वर्क का नाम है। उसके बाद फॉर द टाइम बीइंग, उसके बाद द एज ऑफ एन एग्जाइटी, वर्क्स ऑफ ऑडेन आर ऑफ डैश फेज। अब देखिए यहाँ पर अभी हम लोगों ने देखा कि इनके वर्क को 2 फेज में डिवाइड किया गया। तो कुछ वर्क का नाम लिखा है, जैसे न्यू ईयर लेटर, फॉर द टाइम ऑफ बीइंग, द एज ऑफ एन एग्जाइटी। पूछ रहा है कि यह किस फेज के आपका जो था इनके वर्क था, क्या ब्रिटिश फेज का था, क्या आपका अमेरिकन फेज का था। ठीक है, तो द न्यू ईयर आपका हो जाएगा। तो देखिए ऑप्शन क्या क्या है, इंग्लिश फेज है आपका, उसके बाद आपका जो है ब्रिटिश फेज है, अमेरिकन फेज है, उसके बाद आपका नॉन है इसमें से। ठीक है, तो इंग्लिश फेज का ये या ब्रिटिश फेज का ये दोनों एक ही हुआ। लेकिन यह जो वर्क है वो आपका सी का है, अमेरिकन फेज का यह इनका वर्क है। 3 वर्क का जो मैंने नाम इसमें लिखा है और दिया है। ठीक है, तो सही आंसर सी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन 9 नंबर, विच टाइप ऑफ वर्क करेक्ट, विच टाइप ऑफ पोएम इज दिस, किस तरह का यह पोएम है जिसको हम लोग पढ़े। नाउ द लीव्स आर फॉलिंग फास्ट, क्या यह सोनेट है, क्या यह इलेजी है, क्या यह लिरिक है, क्या यह ऑड है। तो इसका जो राइट आंसर आपका हो जाएगा वह यह एक आपका जो पोएम है वह एक लिरिक है। ठीक है, यह पोएम का टाइप होता है जी, ये चारों भी जो है वो पोएम का टाइप ही है, उसी में से यह लिरिक है, नाउ द लीव्स आर फॉलिंग फास्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन 10 नंबर का रहा है कि एंड डैश गोज ऑन, गो रोलिंग ऑन। तो यहाँ पर मिसिंग वर्ड को भरना है, क्या है, वैन होगा, टाइम होगा, प्राम होगा, मैन होगा। तो राइट आंसर सी हो जाएगा, प्राम आपका पोएम में दिया गया है, प्राम से इसमें एस लगाया है। ठीक है, तो सही आंसर सी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं हम लोग 11 नंबर कह रहे हैं कि हु आर द विस्परिंग नेबर्स। अब इसमें विस्परिंग नेबर शब्द का प्रयोग हुआ है पोएम में, तो वह किसके लिए इंडिकेट किया है, ये कौन थे, ये कौन होते हैं। ठीक है, गॉड होता है, गॉड को कहा जाता है, या एजेंट ऑफ डेथ को कहा जाता है, या ईयर को कहा जाता है, या डेड बॉडी को कहा जाता है। तो राइट आंसर जो आपका होगा वो हो जाएगा आपका बी, एजेंट ऑफ डेथ, मतलब कि यमराज आप कह सकते हैं। ठीक है, मौत के सौदागर। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका 12 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि आर्म्स राइज्ड स्टीफली टू रिप्रूव ईज फ्रॉम। अब एक लाइन दिया गया यहाँ से लेकर यहाँ तक, पूछ रहा है कि ईज फ्रॉम है यह किससे है, किस पोम से है। नाउ द लिव्स स्वीटेस्ट लव आई डू नॉट गो से है, या सॉन्ग ऑफ माई सेल्फ से है, या नाउ द लिव्स आर फॉलिंग फास्ट से है, या टू ऑटम से है। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा आपका सी, नाउ द लीव्स आर फॉलिंग फास्ट से यह लाइन लिया गया है, उस पोएम में यह लाइन दिया गया है, आप देखिएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन 30 नंबर कह रहे हैं कि विस्परिंग नेबर्स डिस्टर्ब द डैश ऑफ द एजिंग मैन। ये विस्परिंग नेबर्स यानी कि जो डेथ के एजेंट है वो डिस्टर्ब करते हैं या हमें सेपरेट कर देते हैं, अलग करते हैं एजिंग पर्सन को, बूढ़े व्यक्ति को, किस चीज़ से, बेस्ट से, अच्छाई से, रियल डिलाइट से, पर्सन से, या सुपर से। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा आपका बी, रियल डिलाइट से। बुक में भी दिया गया है आपका कि ये हमें जो डेथ के मैसेंजर हैं वो आपका हमें रियल डिलाइट से अलग कर देते हैं, सेपरेट कर देते हैं। तो सही आंसर बी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन 14 नंबर कह रहा है कि इन विच सीजन डिड ट्रीज शेड देयर लीव्स। किस सीजन में जो है पेड़ जो है अपने पत्ते को छोड़ते हैं, त्यागते हैं। इन ऑटम सीजन, इन समर सीजन, इन विंटर सीजन, इन रेनी सीजन। तो राइट आंसर इज आपका ए, ऑटम सीजन, इन ऑटम सीजन में। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन आपका 14 नंबर कह रहा है कि विच राइमिंग स्कीम हैज बीन फॉलोड इन दिस पोएम। अब इस पोएम में कौन सा राइमिंग स्कीम, एक पैटर्न का स्टार्टिंग लाइन बताना है कि कौन सा पैटर्न पर चला है।
क्या ए बी है, क्या ए है, या ए बी है, या आपका ABCD है। ठीक है, तो ये कैसे आपको पता चलेगा? तो इसका जो सही आंसर होगा वो हो जाएगा आपका CAABB राइमिंग स्कीम चल रहा है। AABB CCDD ऐसे इसका राइमिंग स्कीम चलेगा। कैसे? तो आप देखिएगा, पहला लाइन के अंत में फास्ट दिया है और दूसरा लाइन के अंत में लास्ट दिया है, तो दोनों एक जैसा हो गया, तो ए हो गया। फिर तीसरा लाइन में गॉन दिया है और चौथा लाइन में ऑन दिया है, तो वो दोनों एक जैसा हो गया। ठीक है, तो सी होगा आपका AABB। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन 60 नंबर कह रहा है कि द प्राम्स गोज रोलिंग ऑन सजेस्टेड द कंटिन्यूटी ऑफ। अब यह प्राम गोज रोलिंग ऑन जो है वह क्या सुझाव देता है, किसकी कंटिन्यूटी को सुझाव देता है? ठीक है, वर्क के कंटिन्यूटी को, ड्यूटी के कंटिन्यूटी को, लाइफ की कंटिन्यूटी को, या एडवाइस की कंटिन्यूटी को। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा आपका सी, लाइफ कंटिन्यूटी, कंटिन्यूटी ऑफ लाइफ, यानी कि जीवन के कहता है कि वह जीवन जो है चलते रहता है और कब अपना अंतिम पड़ाव पर पहुंच जाता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन 70 नंबर विच इज डम इन द पोएम। इस पोएम में किसको डम बताया गया है? साइलेंट मतलब किया गया है आपका लाइन के हिसाब से। क्रो, हेन, कॉक, नाइटिंगेल। तो राइट आंसर आपका जो हो जाएगा वो हो जाएगा डी, नाइटिंगेल को डम बताया गया है, लेकिन सिंबलाइज दूसरी चीज को किया गया है। ठीक है, लेकिन वर्ड जो है वो नाइटिंगेल ही बताया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका 18 नंबर करेक्ट, व्हाट डू यू मीन बाय द ट्रोल। ट्रोल का क्या मतलब हुआ? अगली क्रिएचर, फायर, वाटर, एनिमल। तो राइट आंसर ए हो जाएगा अगली क्रिएचर, मतलब बहुत ही बड़े दानव, दैत आप कह सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन 19 नंबर करेक्ट, हु आर द ट्रेवलर्स इन द पोएम। ट्रेवलर्स किसको इंडिकेट किया गया? गॉड को, डॉग को, पीपुल को, ट्री को। तो राइट आंसर जो हो जाएगा सी, पीपल को जो है वो ट्रेवलर्स बताया गया है इस पोएम में। सही आंसर सी होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका 20 नंबर और लास्ट क्वेश्चन कह रहा है कि व्हाट आर द फॉलोइंग फास्ट नाउ। क्या जो है अब तेजी से गिर रहे हैं? वाटर, लीव्स, रेन, फ्रूट्स। तो स्टूडेंट ये बहुत ही आसान क्वेश्चन में बनाया है। इस क्वेश्चन को मैं आप पर छोड़ता हूँ, आप मुझे कमेंट करके बताइएगा कि इसका आंसर जो होगा वो क्या होगा, क्या तेजी से गिर रहे हैं। तो इस लेसन से ये 20 क्वेश्चन मैंने बनाए जो बहुत ही महत्वपूर्ण, हर एंगल से मैंने ऑब्जर्व करके तब इस क्वेश्चन को मैंने कंपोज किया है। आशा करता हूँ कि आपको अच्छा लगा होगा और आपके लिए यह बहुत ही हेल्पफुल साबित होगा 2026 एग्ज़ाम के लिए। ठीक है, चलिए फिर मैं अगले वीडियो में आपसे मिलूँगा, तब तक के लिए थैंक यू।